हेलो वेलकम अगेन। तो आज फीचर्स कंटिन्यू रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट वन में हमने डिस्कस किए थे कुछ 9 to 10 फीचर्स। जो बाकी के बचे फीचर्स हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी विद अस एंड एंजॉय द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट फीचर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी गई थी, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये जब इंटरनल इमरजेंसी लागू की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन देश में 1975 से 77 में, तब इनको ऐड किया गया था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमारे देश को फील नहीं हुआ कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन बाद में फील हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली 10 ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की थी। ये रिकमेंड किया था ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ओके, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 2002 में जो आई उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। सो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी 11। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 51A। इट कंटेन्स ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A। इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर इज सेक्युलर स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्युलर स्टेट एस्टेब्लिश करता है। कहता है कि स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं हो सकता, वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, सब रिलीजन्स की इक्वल मेंटेनेंस होनी चाहिए। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, ये बेसिकली बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो टर्म सेकुलर थी, ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? ये इंट्रोड्यूस की थी प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में लाया गया था, उसके बाद। अब ऐसा नहीं है कि 1976 के पहले हमारा देश सेकुलर नहीं था, नो, पहले भी सेकुलर था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 दे गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसलिए पहले भी था। बस हुआ ये कि जो पहले एक्सप्लिसिट था उसको इम्प्लिसिट बना दिया। ओके, प्रियम्बल में आता है कि प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रियम्बल भी पढ़ेंगे, प्रियम्बल में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो टर्म्स सबको हमें कवर करना होगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एस्टेब्लिश करता है एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन। कहता है कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शंस होंगी वो बेस्ड अपॉन होंगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर। मतलब क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का? कि हर सिटीजन, एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम नहीं है, उसके पास वोट करने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। मीन्स 18 साल से जो ऊपर है उसे वोट करने का अधिकार है, सिटीजन होना चाहिए बस वो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिंगल सिटीजन एस्टेब्लिश करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पर स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर हम देखते हैं यूएसए के सिटीजन को, तो वहाँ पे एक ड्यूअल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है। वहाँ पे जो सिटीजन होता है वो यूएसए का सिटीजन भी होता है और जिस स्टेट के अंदर वो रह रहा है उस स्टेट का भी सिटीजन होता है, यानी कि वो ड्यूअल सेट्स ऑफ राइट्स को एंजॉय करता है। वन राइट दैट इज कन्फर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर राइट दैट इज कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, सेम इज द सिटीजनशिप फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेम सिटीजनशिप है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को भी एस्टेब्लिश करता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें बनी रहे देश में। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ अब कौन कौन सी हैं? पहली इंडिपेंडेंट बॉडी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? ताकि इलेक्शंस करवाई जा सकें फ्री और फेयर तरीके से, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, पार्लियामेंट के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। ओके, सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम होता है जो अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनको ऑडिट करने का। ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो पब्लिक पर्स होता है उसका गार्जियन एक्ट करता है कंट्रोलर, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसको लीगलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करें तो यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए और बाकी हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो काम यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे करता है वही काम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे करता है, मतलब कि रिक्रूटमेंट करवाता है स्टेट सर्विसेज के लिए और एडवाइस करता है गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए। ओके, सो दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन में? बड़े कम कॉन्स्टिट्यूशंस में देखी जाती है इमरजेंसी प्रोविजंस। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन का अगर कभी देश में पैदा हो जाए उसको इफेक्टिवली डील करने के लिए उसके साथ इन इमरजेंसी प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। अब इमरजेंसी में होता क्या है? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, उसके बाद सारी पावर्स आ जाती है, और जो स्टेट्स होती हैं वो टोटल कंट्रोल में चली जाती हैं सेंटर के। सेंटर लॉ बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट्स का कोई काम रह नहीं जाता है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारे देश का उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बना देती है बिना किसी अमेंडमेंट के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी प्रोविजंस कितनी पावरफुल प्रोविजंस होती हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावरफुल बना सकती हैं। आगे देखते हैं तो एक 3 टियर गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को हम अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल पॉलिटी एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब कि एक सेंटर बनाया गया था और स्टेट्स बनाई गई थी, ड्यूअल पॉलिटी, कोई तीसरी चीज़ नहीं थी। लेकिन बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई 1992 में, उसने एक तीसरा टियर गवर्नमेंट का ऐड कर दिया जिसे हम बोलते हैं लोकल, जो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है दुनिया के। लोकल से मतलब, लोकल गवर्नमेंट से मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ओके, अब पार्ट 9 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का हर स्टेट के अंदर। पहला पंचायत जो विलेज लेवल के ऊपर होगा, इंटरमीडिएट और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पंचायत होनी चाहिए। और पार्ट 9A बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 3 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए हर स्टेट के अंदर। एक होनी चाहिए नगर पंचायत जो कि एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए हो, दूसरी होनी चाहिए म्यूनिसिपल काउंसिल जो एक स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए हो, और तीसरी होनी चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक बड़े अर्बन लार्ज अर्बन एरिया के लिए हो। तो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमने कवर कर ली अपनी पार्ट 2 वीडियो में। अब इन फीचर्स को बेसिकली इन फीचर्स के ऊपर ही हमारी पूरी इंडियन पॉलिटी डिपेंडेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आज इसी नोट के ऊपर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलेंगी, बट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड सो एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू।